हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फेंग हान अपनी कल्टीवेशन करने के लिए उसी जगह पर बैठ गया था जहां पर वो आया था एंड उसने उस डीमन गर्ल से फाइट भी की थी, जिसके साथ ही वो दोनों बंदे भी उसके ऊपर स्पाई भी कर रहे थे। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं उन्हीं दोनों बंदों को जिन्हें ये नानथियान ने भेजा था एंड वो अभी भी उस चट्टान के पीछे ही छिपे हुए बैठे होते हैं ये देखने के लिए कि आखिर ये फेंग हान क्या करने वाला है। हालांकि हम देखते हैं कि फेंग हान ने फाइनली अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया था, जिसे देख के वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान थे एंड कह रहे थे कि इसकी माना फ्लक्चुएशन कितनी ज़्यादा खतरनाक है। इसने मैजिकल सीक्रेट रियल्म के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू कर ही लिया है। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि आखिर इसके अंदर इतनी सारी सुपर नेचुरल पावर इतनी आसानी से कैसे आ चुकी हैं। ये सारी बातें तो ये नानथियान को बतानी ही होंगी, क्योंकि अगर हमने ऐसा न किया तो फिर हम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के अंदर भी फंस सकते हैं। एंड ये कहते ही वो तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाता है, क्योंकि अब उसे फेंग हान से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन उसके साथ वाला मोटू कह रहा था कि देखो, मैजिकल सीक्रेट रियल्म के अंदर एंटर करने के बाद वो ये सब कुछ बहुत ही आसानी से देख सकता है कि उसके आसपास कौन मौजूद है एंड उसके लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि वो पता लगा पाए कि आखिर हम लोग यहाँ पे छिपे बैठे हैं। तो अच्छा ही होगा कि चुपचाप से तुम यहीं पे छिप जाओ ताकि उसे ज़्यादा कुछ पता ना चले एंड चुपचाप से तुम ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं करना। जिसके साथ ही वो उसके फेस के ऊपर उसका हाथ रख देता है एंड कह रहा था कि अब बिल्कुल भी नॉइस नहीं करना है, क्योंकि उसे आराम से पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं एंड उसके ऊपर स्पाई कर रहे हैं। जिसके साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पतलू भी तुरंत ही अपने फेस के ऊपर अपना हाथ रख लेता है ताकि वो कोई भी नॉइसेस ना निकाल सके। जिसके बाद वो एक बार फिर से स्पाई करने लग गए थे, लेकिन फेंग हान को तुरंत ही फील हो जाता है कि यहाँ पे कोई तो मौजूद है एंड अपनी सुपर नेचुरल पावर का इस्तेमाल करके उसने देख भी लिया होता है। हालांकि वो मोटू तो अभी भी फ़िलहाल वहीं पर मौजूद होता है, लेकिन वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डर गया था, जिसकी वजह से वो तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाता है। हालांकि हम देखते हैं मोटू जो कि घबराया हुआ था, लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ फेंग हान आ जाता है, जो कि तुरंत ही उसको पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डर गया था। उसे नहीं पता था कि सुपर नेचुरल पावर एक्टिवेट होने के बाद से फेंग हान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जिसके साथ ही फेंग हान को दिखते हैं जो कि उसे टेढ़ी नज़रें करके देख रहा होता है। हालांकि यहाँ पे वो बंदा इतना ज़्यादा घबरा चुका था कि कह रहा होता है कि ब्रदर, आप गलत समझ रहे हैं। एंड उसके बाद उस मोटू को भी देखते हैं, जिसे अभी तक ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ था कि उसके पीछे कोई तो मौजूद है। अब ये सब कुछ देख के वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं उस बंदे को जो कि फ़िलहाल अभी कह रहा होता है कि ब्रदर, अपना हाथ ज़रा पीछे हटाइए एंड उसी के साथ वो उसका हाथ भी पीछे हटाते हुए तुरंत ही अपने आप को उससे दूर करता है एंड कह रहा होता है कि ब्रदर, मुझे लगता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि हम लोग तो इस जगह पे अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस के लिए आए हुए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और हमारे दरमियान हो चुकी है। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा था कि सीनियर ब्रदर, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझेंगे। यहाँ पे वो मोटू बंदा भी आ जाता है, जो कि कह रहा होता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वाकई में वो माना फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा थी कि मानना पड़ेगा कि ब्रदर, आपने तो अपने सुपर नेचुरल रियल्म के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लिया है एंड हम उसी माना फ्लक्चुएशन को देखते हुए ही यहाँ पे आए थे। आप शायद हमें गलत समझ रहे हैं। जिसके साथ ही वो दोनों भी यहाँ पे ग्रीट करने लग गए थे एंड कह रहे होते हैं कि ब्रदर, प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन फेंग हान को देखते हैं, जो कि तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ही सर को एक दूसरे से टकरा देता है, जिसके साथ ही वो दोनों बेहोश भी हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फेंग हान तुरंत ही उसे उठा के दूसरी जगह पे लेके आ जाता है, जहाँ पे लाने के बाद वो उन्हें एक जगह पर बैठा भी देता है। यही सोच रहा था कि आखिर ये दोनों बंदों को भेजा किसने होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बेबी भी वहाँ पे आ जाता है एंड कह रहा था कि ये दोनों कितने ज़्यादा अजीब हैं, एक कुछ ज़्यादा ही फेट है, दूसरा कुछ ज़्यादा ही थिन, काफ़ी फ़नी लग रहे हैं दोनों देखने में। जिसके साथ ही फेंग हान को देखता है, जो कि तुरंत ही उस बेबी के ब्रेसलेट को निकाल लेता है एंड कह रहा था कि बेबी नेब्यूला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपना मैजिक वेपन देने के लिए। मैं सच में काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ कि तुमने मुझे इस वेपन को दे दिया मेरे इस्तेमाल करने के लिए। तुम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे बच्चे हो। जिसके साथ ही इस बेबी नेब्यूला को भी देखते हैं, जो कि मटकते मटकते आगे आ रहा होता है, कह रहा था कि ब्रदर, आप वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, लेकिन सच बताऊँ तो अगर मुझे अपनी मदर का डर ना होता या फिर वो मेरे ऊपर शाउट ना करती तो मैं सच में तुम्हें ये दे देता। मुझे सच में इस ब्रेसलेट से इतना ज़्यादा लगाव नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ब्रेसलेट वो अपनी नेक
के अंदर पहनने वाला था, बट वो ब्रेसलेट तो उसके अकॉर्डिंग बिहेव ही नहीं कर रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बेबी नेबुला समझ चुका होता है कि उसकी मदर अब सोल्यूशन से बाहर निकल के आ चुकी है। एंड यहाँ पे वो अब काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है। हालांकि वो तुरंत ही वहाँ से डर के भाग रहा होता है कि कहीं उसकी मदर को पता न चल जाए कि आखिर बेबी नेबुला क्या करता फिर रहा है उनके पीछे में। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी मदर तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको उठा लेती है एंड कह रही थी कि स्टार लॉर्ड, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम एक बार फिर से ऐसा करोगे। हालांकि तुमने तो कहा था कि तुम अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने लगी हो, लेकिन तुमने एक बार फिर से वही कर दिया जिसका मुझे डर था। तुम चिपके से घर से बाहर निकल के कैसे आ गए? हालांकि मुझे लगता नहीं था कि तुम मेरी बातों को इस तरीके से नज़रअंदाज करोगे। लेकिन यहाँ पे नेबुला कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं भी क्या करूँ जब आप लोगों ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है। एंड वैसे भी मैंने सुना है कि वो बाई हाईचुआन उसे सरेंडर कर दिया है। एंड अब मुझे लगता है कि मुझे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस हुआंग लियांतु एंड साथ साथ इमोर्टल डीमन वो भी बाकी दोनों की तरह ही उन लोगों के ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो सारी की सारी बातें बनाते हुए तुरंत ही फेंगहान के पीछे छिप जाता है एंड कह रहा था कि मदर, मुझे लगता है कि अब हमें इन सारे मैटर्स को भूल जाना चाहिए, क्योंकि जो असल चीज़ थी जिससे आप सभी को लेना देना था वो काम तो हो चुका है। तो प्लीज़ अब मेरे ऊपर गुस्सा ना करिए। हालांकि मेरे साथ में जो ब्रदर खड़े हैं, क्या आप इन्हें इग्नोर कर रही हैं? क्योंकि जब मैं डेंजर में था तो इस ब्रदर ने ही मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। एंड आप तो आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी हो चुकी हैं मदर, मुझे नहीं लगता अच्छा इन सारी चीज़ों की वजह से। जिसके साथ ही वो अपनी मदर को मनाने की भी कोशिश कर रहा था एंड कह रहा होता है कि उम्मीद है कि अब आप मुझे सेफली घर लेके भी जाएंगी। जिसके साथ ही वो कह रही थी कि बेबी, मुझे पता है कि आपकी सारी की सारी हरकतें बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। आपको अपनी जिम्मेदारियों को ढंग से निभाना चाहिए था, बट आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि रही बात क्यांतु एंड हुआंग की, तो फिर उनके बारे में तुम भूल ही जाओ। जिसके साथ ही वो कह रहा था कि मुझे पता है मदर कि मैंने काफ़ी बड़ी गलती कर दी है, बट उम्मीद है कि अब आप मुझे ज़्यादा शाउट नहीं करेंगी। हालांकि उसकी मदर कह रही होती है कि हाँ, मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी शाउट नहीं करने वाली हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने माउंटेन के अंदर वापस से आ जाना चाहिए, क्योंकि बेटा काफ़ी वक्त हो चुका है तुम्हें घर से भागे हुए एंड मुझे लगता है कि अब तुम थक भी चुके होगे। तभी बेबी नेबुला कह रहा होता है कि हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। जिसके बाद वो फ्लाई करने लग जाता है, वहाँ पे लहरा भी रहा होता है अपनी छोटी सी बॉडी के साथ में। फेंगहान तो सारी बातें सुन रहा होता है उसकी मदर की एंड बेबी नेबुला की। जिसके साथ ही यहाँ पे उसकी मदर कह रही थी कि ये जो डिसाइबल तुम्हारे पास में खड़ा है वाकई में एक गुड हार्टेड बंदा है। तभी नेबुला कहता है कि ऑफकोर्स मदर, अगर ये एक अच्छे इंसान ना होते तो फिर मेरी जान बचाते ही, कि उन्होंने वाकई में काफ़ी मेरी हेल्प की है। जिसके साथ ही उसकी मदर कह रही थी कि हाँ, तुमने इस बारे में बिल्कुल सही कहा एंड अब हम लोग इतने ज़्यादा केयरलेस भी नहीं हो सकते। वो यहाँ पे बता रही होती हैं फेंगहान को कि स्टार द जाइंट मैजिक पिल जो कि उन्होंने कुछ ही दिनों पहले रिफाइन की है वो उसको देने वाली है। एंड हम देखते हैं कि तुरंत ही एक टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू वो वहाँ पे निकल के आ जाती है। वो उस पिल को देते हुए कहती है कि ये तुम्हारे इसी सीक्रेट रियल्म की पावर को स्टेबलाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड मुझे लगता है कि अगर तुम्हारी हेवन एंड अर्थ को लेकर अंडरस्टैंडिंग बेटर या फिर डीपर होगी तो फिर तुम काफ़ी अच्छे से इसका इस्तेमाल कर पाओगे एंड ये तुम्हारे लिए एक काफ़ी वैल्यूबल चीज़ भी साबित होगी। फेंगहान को देखते हैं जो कि तुरंत ही उस पिल को अपने पास में रख लेता है एंड कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके साथ ही यहाँ पे बेबी नेबुला कह रहा होता है कि ब्रदर, यहाँ से भाग चलते हैं, मुझे आपके साथ खेलने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। लेकिन तभी उसकी मदर कह रही थी कि नेबुला, क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम यहाँ से शायद भागने की प्लानिंग कर रहे हो। तो नेबुला को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने माउथ के ऊपर हाथ रख लेता है एंड कह रहा था कि नहीं नहीं मदर, ऐसा कुछ भी नहीं। जिसके साथ ही वो कह रहा होता है कि मदर, आप गलत समझ रही हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उस ब्रेसलेट के अंदर की तरफ वो तुरंत ही चला जाता है, वहाँ से गायब हो गया था। जिसके साथ ही उसकी मदर भी कह रही होती है कि तुम एक काफ़ी अच्छे इंसान हो एंड मैं तुम्हें बताना चाहूँगी इमॉर्टल कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कि फ़िलहाल अभी 5 ईयर्स के टाइम के अंदर ही होने वाली है। उम्मीद है कि हम लोग वहाँ पर तुमसे एक बार ज़रूर से ही मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्रेसलेट तुरंत ही वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। तभी फेंगहान को देखते हैं जो कि इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने लग गया था। तो ड्रैगन वहाँ पे अपीयर होता है एंड कह रहा था कि इमॉर्टल गेट स्टोन के साथ में ये चीज़ रिलेटेड है एंड मुझे लगता है कि ये जो दाओ कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो हर 60 ईयर्स के अंदर ही होती है। एंड अगर इसके अंदर अब इतना कम वक्त बचा है तो मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार ज़रूर से इस बारे में सोचना चाहिए। हालांकि वो ये भी कह रहा होता है कि मुझे जेन मास्टर एंड बाई हाई को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें टाइम बर्बाद करना चाहिए बिल्कुल भी। एंड ये भी कह रहा होता है कि हमें अभी लोंगयुआन रिवर के ट्रेसेस को भी ढूंढना है, क्योंकि अगर
अगर हमसे पहले किसी ने ऐसा कर लिया तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा हमारे साथ में। मुझे उम्मीद है कि इतने बड़े डेंजर के साथ में हम लोग फेस तो कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा भी हमें काफ़ी कुछ करना है। हमें इमोर्टल टेरिटरी के अंदर भी तो जाना है। जेरी ड्रैगन भी अब उसकी बातों से एग्री कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि फेंगहान तुरंत ही उस पिल को निकाल लेता है एंड कह रहा था कि उम्मीद है कि ये पिल भी अब मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। जिसके बाद वो तुरंत ही उसे थ्रो कर देता है ड्रैगन की तरफ को एंड कह रहा था कि देखो ज़रा इसका इस्तेमाल सही ढंग से कैसे किया जा सकता है। ड्रैगन तुरंत ही उसको ग्रैब कर लेता है एंड कह रहा था कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी इमोर्टैलिटी के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि चलो पहले इन दोनों बंदों से डील कर लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में भी तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है कि आखिर ये कहाँ से आए हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि फेंगहान भी गुस्से से उनको देखने लग गया था। वो तुरंत ही अपने पेड़ को ज़मीन पे पटक देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो दोनों ही बंदे वहाँ पे धीरे धीरे करके होश में आ रहे थे। हालांकि फेंगहान तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को ही ज़मीन पे पटक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन तो तुरंत ही जाके एक पहाड़ी के ऊपर बैठ गया था। हालांकि फेंगहान अभी भी वहीं पे मौजूद होता है, देख रहा होता है दोनों ही बंदों को। वो दोनों खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि हमें फेंगहान ब्रदर को सच सच बता देना चाहिए। एंड वो अभी भी यही कह रहा होता है कि ब्रदर हम लोग यहाँ पे सिर्फ अंडरग्राउंड प्रैक्टिस करने के लिए आए थे, लेकिन आप हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। इससे ज़्यादा हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। ब्रदर प्लीज़ हमारी बात को समझिए। लेकिन यहाँ पे फेंगहान कह रहा होता है कि देखो मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन यहाँ पे वो दोनों अभी भी डर रहे होते हैं, बट वो कर भी क्या सकते थे, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही इसकी सुपरनेचुरल पावर एक्टिवेट हो चुकी है, जिसकी वजह से दोनों ही काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। तो मोटू तुरंत ही अब कह देता है कि हमें ब्रदर ये नानथियान ने भेजा था आपके ऊपर स्पाई करने के लिए। हालांकि हम लोग उनसे मना भी नहीं कर पाए, क्योंकि हम उनके सामने आखिर हैं ही क्या, जिसकी वजह से हमें आपके ऊपर स्पाई करने के लिए आना पड़ा। हालांकि ब्रदर ये नानथियान पहले से ही ऐसा करते हैं। वो काफ़ी सारे टैलेंटेड डिसेबल के अगेंस्ट ऐसे ही प्लानिंग वगैरह करते रहते हैं एंड काफ़ी सारों को तो उन्होंने मरवाया भी है। जिसके साथ ही यहाँ पे उस थिन वाले बंदे को भी देखते हैं, जो कि कह रहा था लेकिन ब्रदर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, उम्मीद है कि आप हमारी सिचुएशन को समझें एंड हम भी सेम सेक्ट के डिसेबल ही हैं। जिसके साथ ही वो ये कह रहा होता है कि ब्रदर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमारी कोई ऐसी इविल इंटेंशन नहीं थी। हालांकि ये ब्रदर ये नानथियान के कहने पे हमें सब कुछ करना ही पड़ा। हालांकि वो फेक रोने का ड्रामा भी कर रहा होता है, बट बेचारे से रोया नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से वो कह रहा होता है कि हमें बस एक बार आप हमारे सेक्ट रिटर्न जाने दीजिए, उसके बाद से हम आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। ब्रदर ये नानथियान के साथ में भी सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे कि हम अब आपके ऊपर स्पाई नहीं करने वाले हैं, प्लीज़ हमें मारिए नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि फेंगहान यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे ब्रदर ये नानथियान के साथ में कंटिन्यू करो एंड बाकी सब कुछ मैं खुद देख लूँगा। ये सुनते ही वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तुरंत ही अपने तिलिस्मांस को निकाल लेता है एंड कह रहा था कि अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही वो तिलिस्मान उनकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ज़मीन पे जाके गिरते हैं एंड उनके हेड पे भी काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा था। जिसके साथ ही वो दोनों कह रहे होते हैं कि ब्रदर आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, एंड वो अपनी बॉडी को भी देखने लग गए थे। हालांकि यहाँ पे फेंगहान कह देता है कि देखो अब मैं तुम्हें बात क्लियर करता हूँ कि अब से तुम्हें ब्रदर ये नानथियान के लिए काम करना होगा, लेकिन रियलिटी में तुम मेरे लिए काम करोगे एंड सारी की सारी न्यूज़ जो मैं तुम्हें दूंगा तुम्हें वो सब कुछ जाके उसको बताना होगा। इन केस अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो फिर तुम्हारी ये जो कल्टीवेशन है वो तो डिस्ट्रॉय होगी, लेकिन तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे। जिसके साथ ही वो यहाँ पे अपने पास में रखी हुई डीमन नाइफ भी निकाल लेता है एंड कह रहा था कि अब से जब तुम मेरे लिए काम करने वाले हो तो फिर मैं तुम्हें डीमन नाइफ देता हूँ रिवॉर्ड के तौर पे। जिसे देखते ही वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें ये रिवॉर्ड मिल गया था। हालांकि ये नानथियान से ने उनसे वादा करने के बावजूद भी उन्हें रिवॉर्ड फिलहाल के लिए नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे फेंगहान की रिस्पेक्ट वो दोनों अभी से ही करने लग गए हैं एंड कह रहे होते हैं कि ब्रदर अब से आप जो भी बोलेंगे हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपने हमें स्टार्टिंग में इतना अच्छा रिवॉर्ड जो दिया है। जिसके साथ ही वो दोनों अब देख के ऐसा लग रहा है कि लॉयल्टी के साथ काम करने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों जो कि ग्रीट कर रहे थे, तो फेंगहान उन्हें कहता है कि ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। जिसके साथ ही वो उन दोनों को अपने पास में आने के लिए कह रहा था एंड कह रहा था कि अब जब मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम्हें यहाँ से चले जाना है तो तुम चले जाओ, और अब से मैं जो कुछ भी तुम्हें करने के लिए कहूँगा तुम्हें वो सब कुछ करना होगा। उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझ गए होगे।
जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अब वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे एंड कह रहे थे कि अब से हम आपके सारे ऑर्डर्स को मानेंगे। तभी फैंग हान को दिखते हैं जो कि कह रहा था कि उम्मीद है कि तुम मेरी बात को बहुत ही अच्छे से मानोगे, लेकिन अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों तुरंत ही वहाँ से चले भी जाते हैं। हालांकि ड्रैगन को देखते हैं जो कि इस सब के बाद थोड़ा परेशान लग रहा था एंड कह रहा होता है कि तुमने इन दोनों को इतनी आसानी से कैसे जाने दिया। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि अगर आगे चल के वो प्रॉब्लम खड़ी करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये तो लोगों की लाइफ एंड डेथ का सवाल है। लेकिन तभी फैंग हान को देखते हैं जो कि कह रहा था कि ये लोग तो बस ट्रीजर के लालची होते हैं, इन्हें बस थोड़ा बेनिफिट के बारे में बता दो तो फिर ये कुछ भी कर सकते हैं एंड इनकी अपने खुद के कोई रूल्स ही नहीं है। जिसके साथ ही वो कह रहा था वैसे भी मैंने जो तिलिस्मान उनके अंदर इंजेक्ट किया है उसके थ्रू अगर मैं सोच भी लेता हूँ तब भी उनकी डेथ हो जाएगी, तो फिर मुझे परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ड्रैगन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। जिसके साथ ही वो कह रहा था कि जो कुछ भी हो मुझे लगता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उस लड़की को भी यहाँ पे बुला लेता है जिसने तुरंत ही उसे अपना पपेट भी बना लिया था। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि फैंग हान उसे जैसे ही देखता है वो अभी भी अपनी लवर के बारे में ही सोच रहा था। ड्रैगन उसे कह रहा होता है कि इस लड़की के पास में काफ़ी सारी पावर्स हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये लड़की अब से तुम्हारे साथ ही रहेगी क्योंकि इसका तुम्हारे साथ में रहना सही है। हालांकि मैंने इसके अंदर तिलिस्मान तो इंजेक्ट कर ही दिया है, तो तुम जब चाहो तुम सिर्फ अपने थॉट्स के थ्रू ही इसको मार सकते हो। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन गर्ल कह रही होती है कि मेरा नाम मूलिन है एंड मैं एम्परर को ग्रीट करना चाहूँगी। वो तुरंत ही अपने नीज पे बैठ के ग्रीट कर रही होती है एंड कह रही थी कि उम्मीद है कि डीमन एम्परर आगे चल के सारे डीमन सेक्ट्स को यूनिटी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे एंड उम्मीद है कि फिर हम सारे के सारे हमेशा के लिए ही ऐसे रहेंगे। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि फैंग हान को उसकी बात बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही होती कि आखिर वो उसे डीमन एम्परर क्यों कह रही है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि फैंग हान कह रहा था कि जो कुछ भी हो लेकिन आज से तुम्हें मेरी सारी की सारी बातों को मानना होगा। जिसके साथ ही वो ये भी पूछ लेता है कि आखिर तुम मुझे डी एम्परर क्यों कह रही हो, क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकती हो। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मुझे आज के बाद डीमन एम्परर को कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड इसी के साथ वो ये भी कह रहा था कि आज से तुम्हारा नाम फेंग शाओ लिंग है। एंड ये कहते ही वो तुरंत ही आगे बढ़ जाता है एंड कह रहा था कि तुम मेरी मेड हो तो प्लीज़ मुझे जेंटलमैन की तरह ही ट्रीट करना। उम्मीद है कि आगे से तुम मेरे साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करोगी जैसे मुझे उम्मीद है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि फेंग शाओ तुरंत ही खड़ी हो जाते हैं। ड्रैगन उसके कपड़ों को भी चेंज करने लग जाता है। हालांकि वो तुरंत ही फैंग हान की लवर की तरह उसे ड्रेस्ड कर देता है, जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए खुद भी हैरान हो चुकी थी अपनी ड्रेसिंग को देख के। एंड फेंग हान तो उसे देख के कुछ ज़्यादा ही सदमे में आ जाता है। वो तुरंत ही ड्रैगन की तरफ को देख रहा था एंड कह रहा था कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसके साथ ही ड्रैगन कह रहा था कि अच्छा तो तुम्हें ड्रेस पसंद नहीं, चलो कोई बात नहीं। एंड हम देखते हैं कि वो अब उसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर देता है, लेकिन ये ड्रेस पहले जैसी ही थी। जिसके साथ यहाँ पे वो कह रहा था कि अब आगे क्या करना है वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। एंड हम देखते हैं कि तुरंत ही वहाँ से गायब भी हो जाता है। हालांकि यहाँ पे फैंग हान कह रहा होता है कि अब से तुम मेरे साथ चलोगी। एंड हम देखते हैं कि वो लड़की भी यही कह रही होती है कि अगर मुझे एक बार मौका मिल जाए तो फिर मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इससे बदला तो ज़रूर से ही लूँगी। एंड ये भी कह रही होती है कि उम्मीद है कि हमारे सेक्ट के लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा, उसके बाद मैं इस लड़के को मार डालूंगी। एंड हम देखते हैं कि दोनों ही तुरंत ही वहाँ से निकल भी जाते हैं। हालांकि उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों सिटी के अंदर आ चुके थे एंड रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा भी दिखाया जाता है जो कि बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। हालांकि वेटर यहाँ पे इन दोनों को ही सर्व कर रहा होता है एंड कह रहा था कि तुम दोनों को देख के लग नहीं रहा कि तुम दोनों ही लोकल हो। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि फेंग शाओ कह रही होती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही काम, दोनों ही लोंग युआन पोवियन से बिलोंग करते हैं जो कि हुआ तियानबो में है। जिसके साथ ही कहते हुए वो तुरंत ही एक बार फिर से ड्रिंक करने लग जाते हैं। यहाँ पे वो कह रहा होता है कि गेस्ट क्या मैं आपके लिए कुछ और भी लेकर आ सकता हूँ। एंड इसी के साथ वो ये भी बता रहा होता है कि क्या आपको पता है कि लोंगहुआन फैंग फैमिली के अंदर एक इमोर्टल आया है जिससे मैंने भी मुलाकात की थी। वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इमोर्टल है, लेकिन फैंग शाओ को देखता है जिसे कि इन सारी बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। एंड कह रही होती है कि हमें उससे क्या ही लेना देना। जिसके बाद यहाँ पे कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम ऐसे कुछ भी नहीं कह सकती हो, तुम्हें पता भी है कि इमोर्टल कितना ज़्यादा पावरफुल होता है, तुमने तो बस ऐसे ही कह दिया है कि हमें उससे क्या लेना देना, तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। एक बहुत ही बड़े डिजास्टर से हम लोग डील करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे फैंग मेंशन के लोगों ने आके हमें बचा लिया। हाँ
हालांकि जो इमोर्टल यहाँ पे आया था उसे फेंग पवेलियन की जो मास्टर है वो हमेशा से ही उसे अपने पास में रखती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा अकड़ू भी है, लेकिन जो कुछ भी हो इन दी एंड यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि हम देखते हैं कि फेंग शाओ अपने हाथ में मौजूद फायर से खेल रही होती है तो फेंग हान तुरंत ही उसकी तरफ को गुस्से से देखने लग जाता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही उस फायर को डिसअपियर करती है। जिसके बाद उसी वेटर को देखते हैं जो कि आगे की बात को कंटिन्यू कर रहा था एंड कह रहा होता है कि मैंने उस इमोर्टल को उनकी वेडिंग के अंदर भी देखा था, जो कि फिलहाल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। फिलहाल तो मुझे लगता है कि तुम दोनों को सच में इन इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फूड लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे फेंग शाओ कह रही होती है कि हमें इन लोगों से सच में क्या लेना देना, लेकिन यहाँ पे फेंग हान को बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी तो वो तुरंत ही उठ के खड़ा हो जाता है एंड हम देखते हैं कि अब वो विंडो के थ्रू देखने लग गया था। तो हम देखते हैं कि कुछ रिच लोग यहाँ पे कुछ पुअर बच्चों को मार रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से वो उसे पीट रहे थे, जिसे देखते ही फेंग हान को अपना बचपन भी याद आ जाता है जहाँ पे लोग उसके साथ भी यही किया करते थे और बहुत ही बदतर तरीके से उसे मारा भी करते थे। ये सब कुछ एक बार फिर से देखने की वजह से फेंग हान को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है एंड वो कह रहा था कि कितना ज़्यादा गलत हो रहा है इसके साथ में, कि सच में इसकी डेस्टिनी के अंदर यही सब कुछ लिखा हुआ है, क्यों हम लोगों के साथ में इतना ज़्यादा बुरा होता है। लेकिन इसके साथ वो ये भी कह रहा होता है कि लेकिन हम लोग अपनी जर्नी को बदल सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल कल्टीवेशन को काफ़ी अच्छे से करके। हालांकि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फेंग शाओ कह रही होती है कि तुम्हें इन सबसे क्या ही लेना देना, तुम तो एक इमोर्टल हो ना, तो चलो फिर मेरे साथ बैठ के मीट वगैरह खाओ एंड इन सारी लोगों के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है इन सारी चीज़ों को इग्नोर करो, क्योंकि ये इमोर्टल इनके फेट के अंदर यही सब कुछ लिखा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे फेंग हान कहता है कि मैं भी एक ऐसा ही इमोर्टल हुआ करता था एंड ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रही हो। जिसके साथ वो ये भी कहता है कि मैं इस एडवेंचर के ऊपर रिलाई करने लगा एंड आज देखो मैं कहाँ पे पहुँच चुका हूँ। हालांकि यहाँ पे फेंग शाओ को उसकी बातों के अंदर अब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे फेंग हान अब अपनी बातों को पूरे तरीके से कंटिन्यू करता एंड कह रहा था कि मुझे भी ऐसे ही बुली किया जाता था एंड पहले कभी लाइफ का भरोसा ही नहीं था, क्योंकि कोई भी आगे कभी भी हमारी जान ले सकता था। लेकिन एक बार मैंने वो किया जो कि मुझे शायद नहीं करना चाहिए था एंड जब से ही मैंने अपनी हार्डशिप को अपना लिया तब से मैंने इन चीज़ों को एडवेंचरस तरीके से लेना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद वो तुरंत ही आके अपनी सीट के ऊपर बैठ जाता एंड कह रहा था कि आज अगर मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ तो इस एडवेंचर की वजह से ही बैठा हूँ एंड इसी की वजह से मुझे काफ़ी कुछ हासिल भी हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्लास में वाइन लेके वो तुरंत ही उसे देखने लग जाता और काफ़ी गहरी सोच में भी था। जिसके साथ ही वो कह रहा था कि डेस्टिनी मुझे अपनी डेस्टिनी को चेंज करता है, क्योंकि ये जो डेस्टिनी है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है, क्योंकि इसी की वजह से ही तो सब कुछ होता है। एंड इसी के साथ वो ये भी कह रहा था कि मुझे अपने फेट पे भरोसा था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मैं इसे ज़रूर से ही बदल लूँगा। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि मैं इस वर्ल्ड को 369 लेवल तक पूरे तरीके से चेंज करना चाहता हूँ। मैं फाइट करूँगा, स्काई तक फाइट करूँगा एंड मैं दिखाऊँगा कि आखिर ये रीइंकार्नेशन की पावर होती क्या है। जिसके साथ ही वो ये कह रहा होता है कि मैं एक ऐसा वर्ल्ड भी बनाना चाहता हूँ जहाँ पे सारा कुछ ही बराबर हो, सारे ही मोर्टल्स एंड इमोर्टल्स सारे के सारे सब के सब इक्वल होंगे एंड सारे के सारे गॉड एंड ड्रैगन की तरह पावरफुल होंगे। हालांकि तभी हम उस शख्स को देखते हैं जो कि फ़िलहाल उसी अपनी सीट पे बैठा हुआ था एंड अब वो फेंग हान की बातों को सुनने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेने लग जाता है। तभी यहाँ पे फेंग शाओ भी नोटिस कर रही थी फेंग हान की बातों को एंड ड्रैगन को भी उसकी सारी ही बातें सुनने के बाद काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि फेंग शाओ की नज़र तुरंत ही पड़ जाती है उसी बंदे के ऊपर जो कि फ़िलहाल वहाँ पर बैठा हुआ था। लेकिन सडनली वो काफ़ी अजीब सा बिहेव करने लग जाता है एंड वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि वो फेंग हान को देख ही नहीं रहा एंड उसके बाद वो ड्रिंक करके तुरंत ही वहाँ पे अमाउंट रख के चला जाता है अपनी ड्रिंक का। तभी वेटर तुरंत ही वहाँ पे आता है कह रहा था कि सर प्लीज़ आराम से जाइएगा। जिसके साथ ही फेंग शाओ भी उसे कह रही होती है कि मुझे लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा एंड इसी के साथ यहाँ पे फेंग हान भी उसे कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। एंड गाइज इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।